मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि हम जी। एक यहाँ पे हमको ख्याल में आते जाएगा। आप लोगों के आ ही गया है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि प्रिंसिपल्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ प्रश्न कौन सा है इसके परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बहुत बदल होता है, पर वो एक, चार, 10, 7 ये भावों का संबंध आना, एक दूसरे से इत्थशाल होना या बुद्धशील होना, है ना। इसी से वो हाँ या ना समझता है। और पहले जैसा बोला है कि वो उसके साथ और कुछ होना, क्योंकि सिर्फ लग्नेश सप्तमेश का इत्थशाल हो गया यानी ऐसा होगा, वो तो जैसा अभी प्रदीप सर बता रहे थे कि हम जब किसी योग को या कोई उसको एक एम्पिरिकल फार्मूला समझिए, हम जिसको जैसा बोलते थे कि वो एक फार्मूला है, परंतु वो फार्मूला का मूल क्या है ये समझ लिए तो शायद उसका एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा सहज सहज तो नहीं बोलता, एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी सहज नहीं है, परंतु वो थोड़ा बहुत ज्यादा सटीक होने की संभावना हो जाती है। इसको मैं वैसा भी संभावनाओं का शास्त्र बोलता हूँ। तो इसे हमको याद रखना है। तो अलग अलग प्रश्नों के बारे में आएगा, कभी कभी आपको लगेगा कि ये रिपीट हो रहा है, वो पर्सपेक्टिव बदल जाता है। प्रश्न जो है वो, प्रश्न करने वाला प्रश्न क्या पूछेगा, इसलिए हमको कौन सा भाव देखना है ना, वो अपने परिप्रेक्ष्य से देख रहा है, इसको भी हमको समझना है, आदि चीजें ऐसी आप लोगों को मालूम है। मैं अपनी रिपीट करने की आदत है हम लोगों की, तो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। उसमें तो हम अब देखेंगे कि अब प्रश्न आता है कि व्यय कहाँ होगा, खर्चा कहाँ करेगा ये। तो ऐसा कहा गया है, वित्त स्वामिनी भव में नीचस्थे पारदारी के व्यय कृत। धनेश होकर मंगल यदि नीचस्थ है तो फिर ये संभावना होती है कि जो पृच्छक है, पूछने वाला है, क्योंकि किसी ने तो पूछा है कि खर्चा कहाँ होता है, तो अब यहाँ प्रश्न तो आएगा कि पृच्छक किसको, सप्तम को समझना है या लग्न को समझना, तो जो भी पूछ रहा है उसी को समझना है। और ऑब्वियस है कि वो नीचस्थ होगा का मतलब चंद्र के राशि में मंगल बैठा होगा, है ना। और यदि वो चंद्र के राशि में बैठा होगा तो नेचुरली उसका आपको उच्च स्थान भी मालूम है। पर चंद्र को आपको थोड़ा सा ख्याल में ये रखना चाहिए कि चंद्र को कामुक भी कहा गया है। तो यहाँ पर मंगल जो एक्स्ट्रा एनर्जी है और चंद्र जो कामुक है, इनसे कुछ तो कुछ संबंध है, पर ये क्योंकि वो खर्चा है तो वो कहाँ जाएगा, धन कहाँ खर्चा होगा, ऐसी बात चालू है। सहसा द्वादश भाव से भी काफी चीजें देखी जाती है, आपको ख्याल में ही आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, वह बोल रहे हैं तो द्वादश भाव का संबंध रहेगा। परंतु इसलिए उन्होंने कहा है कि ये पारदारी के दूसरे के पत्नी पर या पति पे जो भी होगा, डिपेंडिंग ऑन द सेक्स ऑफ द पर्सन, उस पे व्यय करेगा। इसको हमने थोड़ा सा लार्जर व्यू में लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, मैं आजकल देख रहा हूँ कि यार हमारे वक्त भी वैसे ही था, कोई फर्क नहीं था, इंसान कोई ज्यादा बदलते नहीं है, परंतु अगला प्रश्न वाला प्रश्न पूछने के पहले ही हम जब उत्तर देना कई बार चालू करते हैं, ऐसा ऐसा देखता हूँ आपको, थोड़ा विचित्र लग रहा होगा, पर एजम्पशन करके चालू हो जाता है, तो वो न करें। कि प्रश्न क्या है कि ये तो बराबर है, पर वो भौम है, तो भौम क्या है, तो वो लग्नेश है, यानी उसका खुद का नेचर भी है, बहुत सारी चीजें उसमें आती है। अष्टम भाव का भी नैसर्गिक कुंडली में अष्टम भाव का वो अधिपति होता है, भी भाव भावेश की जो बात कर रही थी वही आगे जा रही है। और थोड़ा उसको दिखावा अच्छा लगता है, दिखावे पे खर्चा कर सकते हैं। तो इसे ऐसा यदि स्पेसिफिक प्रश्न होगा तो ये इस प्रकार का हमने कहना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा है, उसके भ्राता पे भी खर्चा हो सकता है, उसके माता पे भी खर्चा हो सकता है, द्वादशेष होके यदि बैठ जाए। क्योंकि हमको एक याद होगा कि यदि मुझे बराबर याद आ रहा है, तो जो कारक 12वें में बैठता है वो उस व्यक्ति पे खर्चा करता है, ऐसा भी कहा गया है। यहाँ चूंकि वो चंद्र है, तो ये कहा जाएगा, तो वित्त का स्वामी होगा तो एक में रहेगा तो चार में जाएगा, है ना। तो सेकंड से चौथी राशि कौन सी आती, कौन सा भाव आता है, आपको समझ ही रहा है। या वो वृश्चिक राशि होगी वहां, यानी तुला होना चाहिए, है ना।
और वहां से कहा जाएगा, ये भी आपको समझ रहे हैं, तो वो उन भावों से संबंध कहीं आता है, इस प्रकार से बोला गया है। और एक से चौथी पांचवी राशि आती है, यानी पांचवा भाव आएगा, दो से आप देखोगे जब गिनोगे तब तो आप समझ ही जाते हो कि क्या हो रहा है। और मंगल अष्टम दृष्टि भी डालता है, इसलिए वो द्वादश पे दृष्टि डालेगा, पंचम भाव है, भावनाओं का भाव है, आदि ये सब समझ लो। पर ये अलग अलग सिचुएशन में भी आप इसका प्रयोग इसलिए कर सकते हो कि भावना विवश होकर उसने अपने भ्राता पे खर्चा कर दिया, ऐसा भी हो सकता है, इसे ध्यान में रखें कृपया। यदि प्रश्न ऐसा है तो इसलिए स्पेसिफिक प्रश्न क्या है उसको बड़े सावधान पूर्वक समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। प्रश्न से जब हम किसी कुंडली का एनालिसिस करते हैं, उसका जब विश्लेषण करते हैं, तो मुझे दिख रहा है, ऐसा दिख गया अभी कि चलो हमारी मीन लग्न है, और उसका जो मंगल है वो पंचम में बैठ गया है, तो हमने बोल देना वो किसी पे भी, उसको आपको पूछा क्या, नहीं पूछा तो वही रुकिए। क्योंकि ये प्रश्न जो है, आपको आपने शुरू में देखा होगा, वो बोलते हैं कि जो प्रश्न पूछता है वो, उसको एक प्रकार से आप एवरा समझो, वो ज्योतिषी के दिमाग में फिट होके फिर ज्योतिषी के मुंह से उसका उद्गम होता है ना। इसीलिए हम जब वो दिल में आता है कि अब मैं प्रश्नोच्चार देखूं तो उसी का समय देना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। मैं मेरा मत अलग भी हुआ तो भी मैं बताता हूँ, आपको भी मालूम है। तो इसे ध्यान रखते जाना, क्योंकि यंग एज में क्या होता है, पूछा उससे ज्यादा बोलने की आदत रहती है, वो सबको रहती है, मुझे भी थी, तो कोई मैं ऐसा अलग अलग नहीं हो। तो प्रश्न के बारे में खासकर बोल रहा हूँ, बाकी चीजों में तो आपको मालूम है, या हम होल लाइफ प्रिडिक्शन करते, कई बार झूठ निकल जाता है, उसके कारण वही आता है फिर से कि मन से एक्शन होती है। और ये सब मन जो है वो चंद्र और लग्न को सरीखा समझा गया, प्रश्न में भी आपने देखा होगा, तो इसे हमको ध्यान में रखना है। तो प्रश्न स्पेसिफिक ऐसे खासकर प्रश्न है, वरना बगैर पूछे हुए किसी का ऐसा चार्ज देके उसका कोई आ रहा है, तो उसको हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ये तो पूछा, पर ऐसा भी हो रहा है। तो आप, मैं क्या कह सकता हूँ उसको, वो लोगों में झगड़े लगाने के सिर्फ हम कारण भी बनेंगे, और वो उत्तर रहेगा भी नहीं, क्योंकि प्रश्न ही कुछ अलग था। तो इसे कृपया ध्यान में रखिए। ये पहले, इसमें मैं समय तो बहुत बर्बाद कर रहा हूँ, पर मैं ये देखते रहता हूँ बहुत बार, मुझे अनुभव है किसी का, बहुत साल हुए उसको। तो आजकल वो इंटरनेट पे वो ग्रुप्स वगैरह थे, तो उसमें चलता था, तो किसी का शुक्र और मंगल द्वादश में था, बता दिया कि ये लूज कैरेक्टर की है वगैरह वगैरह, वो बेचारी महिला रोने लगी वगैरह, बहुत हुआ था, फिर वो भलता ही निकला, वो अलग बात है। तो ऐसा कुछ था नहीं, परंतु वो उत्साह में बता देते हैं कि मंगल और शुक्र इकट्ठा है तो ऐसा हो जाएगा, जरूरी नहीं है। चंद्र भी कभी कभी ऐसा कर सकता है, इसको हम समझने की यदि कोशिश करेंगे, आपको याद होगा कि पहले मेंस्ट्रुएशन कब होता है उसके बारे में जब बोला है, तब वो चंद्र और मंगल की बात करते हैं, है ना, पित्त और रज और इसके बात करते हैं, और वो जल की बात करते हैं, तो इसका संबंध है वहां, वो एक्सेस हो सकता है। वो एक्चुअल कन्वर्ट होगा क्या, तो इसके बारे में खासकर प्रश्न में जो प्रश्न है उसी के संदर्भ में उत्तर आएगा। ऐसा हम कुछ भी कहीं देखना न करें। ये मैं केवल एक आपको अटपटा भी लग रहा होगा, पर मैं एक इंडिकेशन इसलिए देना चाहता हूँ कि कई कई बार उत्साह में हम वो इसको याद कर लेते हैं, उसके पीछे का तत्व देखने को नहीं चाहते, तो देखना चाहिए, ऐसा मेरा कम से कम मानना है। तो इसके आगे चलते हो गए हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये व्यय के बारे में पहली बार वो पायदारी क्या है, इसलिए फिर मैंने बोला कि ये बताना मेरा कर्तव्य है। जीवे धर्म आय रिपो कुरु पूजाय ते विलासाय वाणिज्याय ने पुनरिंदु मुतशिली अन्यथा अन्यर्थम। बहुत आसान है, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसी के संबंध में आ रहा है आपके ख्याल। यदि धनेश होकर गुरु या शुक्र या बुध नवम एकादश या षष्ठ भाव में स्थित हो गए, तो वो कहाँ खर्चा करेगा, तो गुरु होगा तो पूजा में करेगा, क्योंकि रिलीजन से गुरु का संबंध है ना। शुक्र होगा तो विलासिता पे करेगा, उनकी जो जो आप ख्याल में आ ही रहा है, बुध होगा तो व्यापार पे करेगा,
और चंद्र होगा और उससे वो मुथलिश योग करेगा यदि धनेश, तो क्या होगा, तो इन्हीं कारणों से अन्य जनों के लिए होगा। अन्य जनों के लिए इसलिए कि चंद्र का जो स्वभाव है वो बदलाव उसमें है, वो बदलते रहता है। तो इस प्रकार से होगा। अब इसका आपको अर्थ उससे समझ ही गया होगा। तो यदि शुक्र विलासिता का स्वामी है, तो आप समझ सकते हैं कि मंगल तो बहुत सारी चीजों का स्वामी है, वो इंडस्ट्री का भी स्वामी है। वही इसलिए स्पेसिफिक बोल रहा हूँ कि ऐसा न हो जाए कि हमारे गलत समझ के गलत बोलने से किसी को क्षति पहुंच जाए, इसलिए मैं इस पे बोल रहा हूँ। तो आप थोड़ा मुझे उसके लिए माफी भी चाहूंगा कि एक छोटे से इस पे इतनी बात क्यों कही। पर मुझे लगता है ये हमारा ज्योतिष करके एक कर्तव्य है कि जो दुख में है उसके दुख को कम करने का कुछ न कुछ प्रकार या कब होगा ये बताने का हमारा कर्तव्य है। किसी को जानबूझ के दुख पहुंचाना हमारा काम नहीं है। तो फिर अब ऐसा होता है कि लग्न पतो पतितस्थे विबले राज्य कंबूले कोपी गुण स्यात् पापाक्रांति अशुभम श्रुतो भवति। तो ये तो ऐसा भी साधारण हो जाएगा। इसमें देखिए लग्न का महत्व भी हम समझ सकते हैं। अभी भाव भावेश की बात कर रहे थे सर, प्रदीप सर। तो वो कहा जा रहे हैं, हम उसके पीछे का प्रिंसिपल समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई दूसरा भी विचित्र प्रश्न आए तो कुछ हमको समझ। लग्नेश यदि दुस्थान में स्थित होगा और निर्बल भी होगा और कम्बुल योग होता होगा, मतलब चंद्र का उससे संबंध आएगा। कम्बुल योग मैंने आपको समझाने की बात नहीं है जरूर के लिए। तो क्या होता है कि राज्य का नाश हो जाता है। अब यहाँ राज्य क्यों, क्योंकि नहीं तो हम दशम भाव को सहसा राज्य बोलते हैं, नवम भाव को प्रभु बोलते हैं। परंतु उसको होल्ड करने की कैपेसिटी, उसको पकड़ के रखने की जो आत्मबल लगता है वो उसको शायद नहीं है, जो पूछ रहा है उसको। इसके लिए और कोई दूसरा भी ग्रह उसके साथ में आ रहा है, जैसा अभी प्रदीप जी बोल रहे थे, कमजोर होने के बाद में चंद्र आएगा। फिर से चंद्र का वेरिएबल नेचर भी शायद उन्होंने उसमें ध्यान में लिया है। पर वो निर्बल होना चाहिए, वो दुस्थान में भी होना चाहिए, तब जाके राज्य का नाश होता है। परंतु राजा को कुछ नहीं होता ऐसा कहा है। आप देखिए परस्पर कारक का जो तत्व है ना, वो आ रहा है चतुर्थ से केंद्र में लग्न वगैरह आ रहा है। और यदि कबूल योग है और जो भी ग्रह है ना लग्नेश जो है, वो पापाक्रांत भी है, केवल दुर्बल और दुस्साल में नहीं है, तो फिर राजा का पद चला जाता है, पदच्युति हो जाती है, मतलब उसका राज चला जाता है। इस प्रकार से कहा गया। तो सहसा तो हम, मेरा खुद का मत पूछोगे तो मैं तो शायद दशम भाव का अधिपति और लग्न का अधिपति इनका मुशरिफ या मुतशील होना वगैरह देख के फिर इसके बारे में ज्यादा बोलूंगा। परंतु हमें ये ख्याल में रखना लग्न का महत्व बहुत ज्यादा है, चंद्र का भी महत्व ज्यादा है। ये बार बार हम पहले भी देख चुके हैं कई जगह। लग्नेशे शशिनो वा ऐसा कहा गया है। चंद्र यहाँ क्योंकि मन से ही एक्शन होती है। और ज्योतिष ऐसा भी कर्म के फल पे ही आधारित है, आप लोगों को पता है। तो इसे ध्यान रखते जाए, क्योंकि बहुत सारे श्लोक है, हजारों से श्लोक है। प्रश्न चूड़ामणि में कुछ अलग है, प्रश्न चिंतामणि में कुछ अलग दिया है, शत पंचाशी का आपको मालूम है वहां पर उसके कुछ श्लोक का आधार प्रश्न तंत्र में भी आया है। इसे इसे ध्यान में रखिए। तो ये कोई स्टैंड अलोन ऐसा नहीं है, उन्होंने भी विद्वानों का जो भी है वो ग्राह्य करके अनुभव से उसको हमें दिया है। अब प्रश्न आता है कि नरपति सचिव यानी मंत्री पर राजा। अब राजा और मंत्री का मतलब टॉप बॉस, मिडिल मैनेजमेंट, इस प्रकार का आप समझ सकते हो आजकल के परिप्रेक्ष्य में। प्रिंसिपल होगा तो उसका वाइस प्रिंसिपल वगैरह। तो नरपति सचिव स्नेह पृष्ठे कंबूल लग्न सप्तमयो हो उतशिलयो हो शुभ दृष्टिया शुभता राज्य मित स्नेह। तो अब देख, मैं जो बोल रहा था कि हम जिससे भी इंटरेक्शन करते हैं, है ना, और जो आगे जाके हो सकता है कि हमको या तो साथ दे या हमें तकलीफ दे, वो सप्तम भाव है। मैंने शायद कहीं ना कहीं सप्तम भाव के बारे में बोला होगा, आपको याद नहीं बोला होगा तो आप सुन लीजिए क्या है। तो राजा जो है वो मंत्री से इंटरेक्ट करता है। यदि इनमें शुभ योग होता है कुछ ना कुछ, और उसपे
शुभ दृष्टि भी है तो शुभता और बढ़ गई। तो फिर क्या होता है, और उसमें मुतशिल योग हो गया, यानी अप्लाइंग एस्पेक्ट आ गया। तो ऐसे चीज में लग्नाधिपति होना चाहिए, सप्तम भाव होना चाहिए, उसमें मुतशिल योग होना चाहिए, उसमें फिर चंद्र ने भी अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि कबूल योग दोनों में से एक से किसी तो भी कबूल योग होना चाहिए। कबूल योग तो मैं समझाऊंगा नहीं, आपको पता है। और शुभ दृष्टि भी होनी चाहिए, तब इन दोनों में स्नेह होता है। क्योंकि अशुभ दृष्टि होगी तो क्या होगा, तो ऐसा तो मुतशिल योग से अच्छा बता रहा है ना, कबूल से भी ठीक ही बता रहा है, और उसको बढ़ावा भी बता, परंतु पाप दृष्टि होने से कभी हाँ कभी ना प्रकार रह सकता है, इसे ध्यान में रखें। इसलिए अच्छा, ये जो तत्व है ये सब देखिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, कहीं अच्छा भी बताया और पापाक्रांत है तो थोड़ा अलग होता है। जैसा हम इसके पहले श्लोक में देखें कि वो यदि पापाक्रांत होगा, अशुभ ग्रह भी होगा, तो फिर राज्य च्युति होती है, वरना राज्य का नुकसान होता है, इसका अधिकार कायम रहता है। ये देखिए पहले इसमें, ये दोनों में बहुत सूक्ष्म फर्क है ना। तो मैं इसलिए इतना बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि, या हो सकता है कि मेरे उम्र से मेरी याददाश्त कम होती है, इसलिए मुझे ऐसा लगता होगा कि सबका सब याद रखने का जो द्वापर और कलयुग के संधि पे या उसके आगे में जो कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उससे अच्छा है कि हमें ये तत्व समझ लेंगे तो कोई भी प्रश्न होगा तो उसका हम सामना कर सकेंगे, और जहां तक के हो सके उसको सही बताए। आज भी मेरा मत है कि यदि सीरियस प्रश्न है और उसके जातक की जन्म कुंडली भी है, उसको भी देख लेना चाहिए। उसको प्रश्न में कोई उसमें अवरोध नहीं है, हमने पहले एक बार देखा है ना, कि वो लग्न चक्र और प्रश्न चक्र की बात करते हैं, प्रश्न मार्ग भी यही कहता है। तो इसे कृपया ध्यान में रखें, क्योंकि वो ओरिजिनल रिसोर्सेज बताता है। अब हम आगे जाते हैं, क्योंकि ये राज्य संस्था स्थिर है, क्योंकि बॉस जो है वो सस्पेंड है, जब मेरा झगड़ा होगा तो बोलो मेरे बॉस का क्या होगा, ये रहेगा या नहीं। यहाँ राजा ने बॉस जो भी हमारे लिए रूल सेट करता है, आज्ञा देता है, उसको सबको राजा ही समझो। आजकल राजा तो रहे नहीं। राज्यम चरम स्थिरम वा लग्न पर गगनेशयोः सहयोः यद्येको मंदः स्यात् केंद्रे तत्स्थितितः अन्यथा वाच्यम्। यदि ऐसा पूछा जाए कि भाई इसकी सत्ता रहेगी कि नहीं, है ना, आजकल तो लोकतंत्र में ये ज्यादा होता है ना, कि इनकी मिनिस्ट्री रहेगी कि नहीं वगैरह रहता है, ऐसे बॉसेस के बारे में। तो इसमें हमको ये ख्याल में रखना है कि यदि फिर से लग्नेश और दशमेश जैसा मैं बोल रहा था उनका संबंध आता है, उसमें भी मंद गति जो ग्रह है दोनों में, योग होने से कुछ नहीं होता, वो मंद गति होने से, और वो केंद्रस्थ होगा तो सत्ता चिरकाल होती है। मतलब यदि केंद्रस्थ नहीं होगा तो अस्थायी हो सकती है। यहाँ हमको फिर से केंद्रादि बल वगैरह आपको याद होगा ना, उसकी बात वो हो रही है, और मंद गति की बात करते हैं। अब ये आप बहुत जगह देखेंगे कि कोई भी कभी कभी आएगा श्लोक में कि वो मंद ग्रह पे यदि पाप दृष्टि होगी, इस प्रकार से आएगा, तो इसका तत्व मुझे ये लगता है कि आखिरी में जब बुद्धशील या इत्थशाल योग होता है, तो जो जल्दी चलने वाला ग्रह है, वो जो मंद ग्रह है उसको अपना तेज देता है, और तेज देके वो जहां वो मंद ग्रह है वो उसको फाइनल डिलीवर करेगा। इस अर्थ से यदि हम समझे तो फिर हमको ख्याल में आता है कि उसकी शक्ति होना या उसका पापाक्रांत होना मंगल ग्रह का, मंद ग्रह का इत्थशाल होते हुए, इस पर उसका जो उसको परिणाम देना है, उसकी क्षमता जो है, तीव्रता है या क्षीण है, वो भी वो महत्व करता है। क्योंकि कई जगह केवल श्लोकों में हमने देखा, उन्होंने बोला कि इत्थशाल होगा तो हो जाएगा। हाँ, पर वहां यदि पाप ग्रह की दृष्टि है तो क्या होगा, और खासकर पाप दृष्टि होगी तो शायद वो और बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पर वो जो मित्र दृष्टि और शत्रु दृष्टि है ना, उसका संबंध आएगा। तो इसे ध्यान रखें, क्योंकि जैसा सर बोल रहे थे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम करने जाते हैं तो कई बार उसके फल नहीं मिलते, क्योंकि हम उसको एक आधे योग को एक फॉर्मूला के समान यूज करते हैं। जैसा पंच महापुरुष योग की बात कर रहे थे सर, तो देखो ऐसा सोचना पड़ेगा कि सब जो गुरु है
और वो केंद्र में है, अपने राशि में या अपने उच्च राशि में स्थित है, तो क्या चारों केंद्रों में समान फल देगा? तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि लग्न में होगा तो वो दिग्बली भी होगा, और सप्तम में होगा तो दिग्बली है शून्य होगा, तो दोनों में तो फर्क आएगा ना। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखना है। आपको ये भी याद रखना है कि बहुत बार उन्होंने बोला है कि यदि अस्त होगा या वक्र होगा तो वो अच्छा फल नहीं देगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। पुराने टेक्स्ट में बार बार उसको दोहराने की पद्धति नहीं थी, क्योंकि शायद उनके जो स्मरण शक्ति थी वो बहुत प्रभावी थी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे सवा सबकी स्मरण शक्ति ऐसा नहीं है, बहुत लोगों की बहुत अच्छी है। चंदू भाई पटेल थे हमारे, सुरेश चंद्र जी है, इनकी स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी है, पर ये विरला ही रहते हैं। तो फिर आगे क्या होता है, अभी जो बोल रहा था उसी का संबंध आएगा। यदि वा स स यानी वो ग्रह वाम मार्गे भूमौ वा प्रच्युतिर्भवेत् पूर्वम कबूले सति लभते क्षीरम सुरफे पुनः पुनः। यदि ये जो मंदगति ग्रह है, यानी लग्नेश और दशमेश में गगनेश है दशमेश आपको, तो इनका जब उत्तरसाल उसमें जो मंद ग्रह है वो वक्र होगा, और चतुर्थस्थ भी है, देखिए अभी उन्होंने, यानी केंद्र में है वो, कबूल योग भी है, पर ये वक्र है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि काफी बेनिफिक चीजें आ गई, एक थोड़ा सा गड़बड़ है। तो वो बोलते हैं कि ऐसे वक्त में वो राज्य हाथ से जाएगा, पर कुछ देर के बाद में प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका वक्रत्व तो त्याग होने वाला है। तो कब होगा ऐसा है, तो शायद आप देख सकते हो कि इसको ये वक्रत्व को अपने कब त्याग करता है। उस वक्त शायद उसको राज्य या उसकी जो पोजीशन होगी, पहले ऑफिस में काम करता होगा, बिजनेस में जो स्थान होगा, वो फिर से उसको प्राप्त हो जाएगा। स्टीव जॉब के इसमें देखना चाहिए, पर वो नेटल में भी ऐसे प्रकार का दिखेगा आपको सहसा। परंतु इसमें यदि मुसरिफ योग होगा तो क्या होगा, तो फिर राज्य फिर से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये सेपरेटिंग एस्पेक्ट है, ये एक दूसरे से दूर जा रहा है। ये एक ग्रह अपना एक दूसरे को देख के काम नहीं करवा रहा, क्योंकि दशमेश लग्नेश की बात चालू है। राज्य स्थल के राज सिंहासन भी बोलते हैं दशम भाव को, तो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है वो, तो वहां नहीं होगा, है ना। मैं इसलिए इस पे भाष्य जरा ज्यादा ही कर रहा हूँ, ऐसा मुझे भी महसूस हो रहा है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग इतना जल्दी अच्छा एब्सॉर्ब कर लेते हैं कि मुझे इसमें और कुछ जो मैं ऐड कर सकूं वो सही है नहीं है वो तो आप लोग देखेंगे, परंतु वो करना चाहिए। फिर आगे में क्या होता है कि राजा का सम्मान होगा कि नहीं, मतलब बॉस है उसको कोई मेडल, सेना में होगा तो मेडल मिलेगा कि नहीं, अपने यहाँ होगा तो क्या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर मिलेगा कि नहीं वगैरह। हर वक्त राजा ही होना चाहिए ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति की बात है उसको कुछ न कुछ मान मिलेगा, ऐसा यदि प्रश्न होगा कि जो पूछने वाला है वो पूछ रहा है कि मुझे मेरी अथॉरिटी कुछ गौरव देगी क्या, कुछ ऑनर देगी क्या। नृपते गौरव लाभाशा मम स्यान न वेति, प्रश्न है, ये देंगे कि नहीं, ये प्रश्न है। तो देखिए अब यहाँ पे 11वें भाव का संबंध आ रहा है। 11वां भाव आपको मालूम है वो मित्रता का भी भाव है, जो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको जो मदद कर सकते हैं उसका भी भाव, क्योंकि यहाँ प्रश्न आएगा कि दशम क्यों नहीं आया, क्योंकि दशम को हम सहसा एक्सट्रीम सॉरी मान ऑनर वगैरह का भाव मानते हैं। पर यहाँ ऐसा है कि वो मुझे गौरव देगा कि नहीं, तो उसके आपसे संबंध अच्छे होंगे तो देगा। ये शायद यहाँ तत्व लगाया हुआ है, और वो मित्र के समान होगा, मतलब आपको जो सपोर्ट करेगा। आपको मालूम है कि 11वें स्थान का महत्व, मुझे खत्री आपको मालूम है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्थान माना जाता है, लग्नेश खासकर 11वें में रहा तो आयेश और लग्नपति, 11वें का स्वामी और लग्नाधिपति, इनमें बुधशील योग भी हो, ये एक दूसरे को पकड़ भी रहे हैं। और दृष्टि जो है बुधशील होते हुए, क्योंकि वो एक दूसरे की दृष्टि में होना आपको मालूम है, और वो दिक्पांश में होना, तो ये दृष्टि स्नेह दृष्टि होगा, यानी 3 11 5 9 से वो ऐसी दृष्टि होगी, तो वो जल्दी होगा।
अब क्यों होगा फिर से 11वां क्यों? तो क्योंकि 11वां भाव जो है ये दशम भाव का जो मान का भाव है उसका, द्वितीय भाव उसका धन है, उसका जो रिजल्ट है वो वहां मिलता है 11वें में, है ना। मेहनत करते पैसा वहां मिलता है, कोई भी जो लाभ होता है। और इसीलिए उन्होंने बोला है गौरव लाभाशा, लाभ की मुझे आशा है क्या, ऐसा पहले कहा है। वो लाभ शब्द का वो आयश से संबंध आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि ये, क्योंकि मैं भाव और भावेश के संबंध में जरा ज्यादा ही बिजी रहता हूँ, ऐसा मुझ पर बहुत ज्यादा आरोप है, वो सही भी है। तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि हमें ख्याल में नहीं आएगा कि प्रश्न क्या है। प्रश्न ये नहीं है कि मेरा गौरव, ये होने की संभावना है क्या, क्या ये मुझे मिल सकता है, क्या ये लाभ मुझे हो सकता है कि कोई मुझे गौरव करे। तो क्योंकि कुछ लोगों को गौरव होना वो नॉर्मल बात लगती है, तो अलग अलग टाइप के लोग। अब फिर से जब भी मैं बोल ही रहा था आपको कि मित्र दृष्टि और शत्रु दृष्टि का संबंध आता है। रिपु दृष्टिया बहुदिवसे च केंद्रे च आयेश चंद्र कंपूले, ये इनकी जो पहले हमको बताया गया है कि उनका कोई तशील योग तो है, ठीक है, पर वहां पर रिपु दृष्टि से हो रहा है। पहले हमको स्नेह दृष्टि से बोला गया, तो वो थोड़ा देर से होता है, क्योंकि आखिरी में वो तो एक दूसरे को मिले। और आयेश जो है यानी इसमें फिर क्यों हुआ भाई, यहाँ तो नुकसान हो चाहिए, ऐसा नहीं है, मैंने शायद वहां लिखने में लिखा है। ये तब होगा कि वो केंद्र में भी होना चाहिए आयेश, और चंद्र से, उनसे यानी इन दोनों में से एक से उनके दृष्टि योग और इत्तेशाल होना चाहिए, तो कबूल योग भी होना चाहिए। ऐसा जब होगा यदि, तो भले का कालांतर से गौरव हो, तो फिर वो आशा पूर्ण करेगा। कब पूर्ण करेगा? तो राशि के चर स्थिर द्विस्वभाव हो गए स्वनाम फलम, यानी राशि का जो भी बोला है, चर है तो जल्दी होगा, स्थिर है तो कुछ देर के बाद में होगा, द्विस्वभाव होगा तो यहाँ पे हर वक्त ख्याल में रखना है। द्विस्वभाव होगा तो एक जगह उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उसका जो आधा हिस्सा पहला हो रहा जो है वो स्थिर समझिए, और दूसरा जो है वो चर समझिए। चर में परिस्थिति बदलती है ना, आपको पता है। तो यदि द्विस्वभाव होगा तो कुछ तकलीफ आएगी, पर बाद में उसको हासिल हो जाएगा। तो यहाँ राशि का भी हमको ध्यान रखना है। ऐसा भी ऐसा कहते हैं कि प्रश्न जब हम कोई पूछता है तो कुछ ये स्थिति होगी या बदलेगी ऐसा वगैरह जब पूछता है, तो चर स्थिर और जो स्वभाव का बहुत महत्व आता है। ये सब मुंतशिर होने के बाद में भी तो उसी के तरफ वो इशारा कर रहे हैं हमें। कबूल होने से चंद्र आता है, किसी न किसी की मदद होती है, और कोई थर्ड पार्टी की, ऐसा समझ लीजिए, और उसको वो आगे बढ़ा देता है, इस अर्थ में लेना है। ये कई बार आपको ऐसा लग रहा है रिपीटेशन है, ये है भी रिपीटेशन, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम तत्व एक बार समझ लें तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, ज्यादा अ, कठिन न रहेगा। अब अगला जो आता है यहाँ ना, दो पांडुलिपियों में दो अलग अलग शब्द दिए हैं। एक है मंदे क्रूरोपहते भूत्वा शुभ प्रणाशन उपयाति। तो एक जगह मंदे के जगह लाभे से बोला है। क्रूरा युक्ते च शुभ युज्याधिकार वशेन लब्ध आशा, यानी आशा पूरी हो गई, वही मतलब है। तो इसका क्या अर्थ है? वो लाभेश भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि लाभेश का संबंध गौरव प्राप्त होगा कि नहीं इससे आता है। और परंतु दो दो पांडुलिपियों में भिन्नता है। महीधर टीका में अलग है, और नीलकंठी में और वो हमारे बीवी साहब ने जो दी है उसमें मंदे ही कहा गया है। बोलते मंद गति कर, जैसा मैंने बोला जो डिलीवर करने वाला है। लाभेश बोला है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आखिर में जो अ, आपको आपने जो काम किया है, कर्म किया है, उसका कुछ न कुछ जो लाभ है और जो गौरव के रूप में मिलता है, वहां पे फिर से 11वां भाव आता है। दोनों भी हो सकते हैं। पर मंद ग्रह यदि रुरान्वित हो जाए तो क्या होगा? तो आशा पूर्ण होती दिखती है, पर होती नहीं है। वो क्रूर होने से वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब होने वाली है, होगा नहीं, मतलब इसका अप्रिसिएशन नहीं होगा, ऐसे अरे कर्म का जो
फल है वो उसको शायद उस प्रमाण में नहीं मिलेगा। और नेचुरली उसका उल्टा है। बताने की जरूरत नहीं है कि यदि शुभ युक्त और क्रूरान्वित नहीं होगा तो गौरव प्राप्त हो जाए, क्योंकि उन्होंने पहले बोला ही है कि दोनों का जब उत्तरशील होता है, कम्बुल होता है, ये सब ना पहले जो श्लोक है उनसे रिलेटेड रहते हैं कभी। परंतु जगह कम पड़ती ना एक इसमें, इसलिए वो अलग अलग जगह आ जाते हैं, तो उसे कृपया याद रखिए। अब आ गया कि मैत्री की बात आ गई कि मेरा मित्र तो है वो भी रहेगी नहीं रहेगी, हमारी दोस्ती ज्यादा साल वगैरह आजकल के यंग लोगों में ज्यादा होती है, हमारे वक्त एक बार कर ली तो भाई चलो परमानेंट निभाव वाला था, है ना? उस वक्त भी होता था, ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं था। मित्रेण सह प्रीतिर्भविता लग्नेश्वरा आय पत्युश्च प्रिय दृष्टिया मधुशीलता प्रीतिर्वा अन्य अन्य ग्रह। तो फिर से एकादश इसका संबंध है, क्योंकि एकादश एकादश भाव को मित्र भाव भी बोलते हैं, आपको पता है, बोलते नहीं है मित्र भाव उसको, बड़े भाई का भाव बोला जाता है ना। विशेष भाव कारक में पाराशर जी ने एकादश भाव को ज्येष्ठ भ्राता का भाव भी कहा गया है। ज्येष्ठ भ्राता का कर्तव्य जो है वो पिता के समान जातक की रक्षा करना, ऐसा ही माना गया है हमारे धर्म में या हमारे शास्त्रों में। मित्र भी उसी को कहा जाता है जो बड़े भाई के समान आपकी रक्षा करे, उसी को मित्र कहना चाहिए। नहीं तो वो मेरी एक आदत है, और पुत्र या हमारे भी पोते वगैरह बोलते हैं मित्र वगैरह है, तो मैं बोलता हूँ कि मित्र कम रहते हैं, पहचान के बहुत रहते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। तो मैं फिर से विषय से भटक गया, मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या होगा भाई फिर हमारी दोस्ती टिके रहेगी या नहीं टिके रहेगी। फिर से एकादशेश्वर लगने से आपने देखा होगा कि पहले इन दोनों का योग उसको गौरव मिलेगा कि नहीं, इसके है ना। इसलिए प्रश्न क्या है उस पर से कई बार हमको दिखने में तो सरीखा सरीखा दिखता है योग, कि यही तो योग दिया है, परंतु वो प्रश्न जो पूछता है उसके परिप्रेक्ष्य में पहले तो हमको भाव निश्चित कर लेना है, क्योंकि उसी से लग्नेश का लग्नेश सहसा जो पुच्छक है वो रहता है, जो भी कर्म करने वाला वो है, और उसका फल जो है वो दूसरा भाव है, इसलिए कर्मेश और लग्नेश वगैरह ऐसा कहा जाता है, आपको पता है वो कार्येश होते हैं। तो एकादशेश और लग्नेश का मित्र दृष्टि से मुत्रिशील होना चाहिए या राशि परिवर्तन होना चाहिए, तो फिर मित्र से प्रीति होती है। यहाँ राशि परिवर्तन का और भी कुछ अर्थ दिया गया है ना, इसी इसी प्रकार से हमें इसको लेना चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं राशि परिवर्तन हो गया, नहीं कुछ लोग बोलते हैं राजयोग वगैरह का, राजयोग नहीं हो गया पर एक दूसरे को शायद वो सपोर्ट करेंगे। यानी एक मत ऐसा है राशि परिवर्तन का कि भाई यदि समझो लग्नेश एकादश में है, एकादश लग्न में है, तो यदि दृष्टि एकादशेश पे लग्न पे पड़ रही है तो उसको 11वें भाव पे पड़ रही है ऐसा मानना चाहिए। ऐसा भी एक मत प्रवाह है, एज इफ इन देयर ओन हाउस, ऐसा अंग्रेजी में डिस्क्राइब किया मुझे यदि अ, बचपन में जो पीवी रमन साहब पढ़ा था वो याद होगा तो, पर उसका अर्थ क्या है कि एज इफ दे आर ओनली। तो नैसर्गिक है कि स्वगृह में रहस्य शक्ति तो आती है, पर वो कुछ एक मत ऐसा है कि वो वहीं पर है, हालांकि वो राशि परिवर्तन में ऐसा भी समझा जाए। तो इस प्रकार से भी हमने देखे तो भी उसमें शक्ति आ गई दोनों में, और मित्र दृष्टि आ गई, तो वो दुर्बल भी नहीं है, त्रिक स्थान में भी नहीं है ना, क्योंकि लग्न और 11वें में आएगा, जो भी उनका बदलाव आएगा वो, तो फिर वो मित्र से प्रीति रहती है, ऐसा कहा गया। तो ये शायद इसका उपयोग भी हो, यदि कोई मैच्योर होगा तो उसको ख्याल में आएगा कि ये दोस्ताना सचमुच है या नहीं, तो ऐसा कोई प्रश्न पूछ भी सकता है। पर ये केवल मित्र का ही होगा क्या, इसी प्रकार से ज्येष्ठ भ्राता से भी ऐसे ही होगा यदि प्रश्न वैसा होगा तो। इसे क्योंकि प्रश्न कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं आता कभी, और सहसा कम से कम मेरा ऐसा, मेरी आदत है कि मुझे यदि लग्न कुंडली से ख्याल में तो आ रहा है, पर मैं ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बराबर है या नहीं, गलती तो नहीं कर, तो फिर मैं प्रश्न भी डाल के देख लेता हूँ उसी वक्त, है ना। और फिर दोनों में जो भी जहाँ सामने आ गया उसको मैं कहने का कोशिश करता हूँ, कभी कभी भगवान की कृपा से वो सही भी हो जाता है, कभी गलत भी होता होगा।
इतने अच्छे लोग रहते हैं साहब, आपको आके बताते नहीं आपका गलत हो गया। तो हमको कई बार भ्रम हो जाता है कि हम कभी गलती नहीं कर सकते। तो उससे थोड़ा दूरी रहना अच्छा है। अब मैंने ये जो पिछला है ना श्लोक, उसी से संबंधित होने से पिछले ही श्लोक को ऊपर में छोटे अक्षर में लिख दिया ताकि वो लिंक ख्याल में रहे। केंद्रे स्थितयो अनयो मैत्री किल पूर्वयो जाते परफरगतो पुरस्तापो क्लीमतो अपोक्लीम की बात है। महाप्रीति एकादशी और लग्नेश परस्पर केंद्र में हो, जैसा पहले बोला है। तो क्या होता है, तो किस वक्त उनका बुद्धिशील भी हो, वो मित्र दृष्टि भी रहे या राशि परिवर्तन में रहे और परस्पर केंद्र में, है ना। तो परस्पर केंद्र में होंगे तो एक तो बात सही है कि एक तो बात पक्की है कि ये मित्र दृष्टि नहीं रहेगी। तो फिर आपको मालूम है कि एक और साथ में प्रत्यक्ष मित्र वगैरह, प्रत्यक्ष शत्रु अप्रत्यक्ष शत्रु की बात की है, उसको हमको शायद ध्यान में रखना पड़ेगा। आप वो एक दूसरे में राशि परिवर्तन होगा तो वो दृष्टि मित्र दृष्टि ही रहेगी, इसमें कोई सवाल नहीं। और एकादशी कहीं पर भी बैठ सकता है, लग्नेश भी कहीं पर बैठ सकता है, तो उनकी स्थिति का संबंध है कौन से भाव से वो कर रहे हैं। तो वो त्रिकोण में किसी न किसी त्रिकोण या रिवर्स त्रिकोण में होंगे यदि दोनों, पर केंद्र में रहने के बाद में वो यानी वो 2 10 6 वगैरह ऐसा आएगा ना, उनकी स्थिति आप तो समझ गए थे। वो हमारा धर्म त्रिकोण वगैरह इस टाइप के कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि एक केंद्र में बैठेगा दूसरा त्रिकोण में ही होगा, तभी उनकी केंद्र में होने के बाद में दोनों भी केंद्र में रहेंगे, ऐसा इसे ध्यान में रखिए। ये तो बोलेंगे ऐसा योग ही नहीं होता, कुछ नहीं। तो ये जो मैत्री है ये बहुत पहले से, पूर्व काल से है, पुराना मित्र है। ये परस्पर यदि पड़फर में होंगे तो आगे जाके हो जाएगा, और आपोक्लिम स्थित यदि होगा मतलब इसमें से एक ही रह सकता है, तो फिर गहरी गहरी दोस्ती रहती है, महाप्रीति बोला गया है ना। ये भावों को देखते साथ हमको समझ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है केंद्र के बाद का भाव जो है उसको परस्पर बोलते हैं, उसके आगे का और मतलब केंद्र के पहले वाला जो भाव है उसको अपोक्लिम बोलते हैं। तो क्योंकि इसका मतलब केंद्र से एक ग्रह और दूसरा अपोक्लिमस होने से वो बिल्कुल एक दूसरे को लग के है, तो बिल्कुल ही नजदीक की दोस्ती है, इस प्रकार से बोला गया। इसका प्रयोग कभी कभी अपने को इसमें भी करके देखना चाहिए, मैं तो कभी करके देखा नहीं है। पर जब बोलते हैं कि 12वें में जो ग्रह होगा वो जिस भी व्यक्ति का कारक होगा उस पे इंसान खर्चा करता है, वो तो खर्चा तभी करेगा उसका बहुत ज्यादा प्रेम होगा। तो इस अर्थ से मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक मैंने पक्का नहीं किया। आप लोग, मुझे मालूम है आप लोग बहुत रिसर्च करते हैं और बहुत डाटा देखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उसका संशोधन करके क्या ये हम हमारे जन्म लग्न चक्र में भी इसी प्रकार से उसका प्रयोग कर सके, ये ढूंढने की कोशिश कीजिए और मुझे भी खबर कीजिए, क्योंकि मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई ऐसा मुझे मालूम है, या ऐसा लगते ही रहेगा जिंदगी में। तो हम आगे चलते हैं। गुप्तम कार्यम इदम में सिद्धयति लग्नेश्वरी तो चंद्रमसी। तो चंद्र का महत्व आपको बार बार ख्याल रखना, क्योंकि मन से कोई भी क्रिया होती है तो क्रिया का ही फल मिलता है। इसका प्रश्न तंत्र में तो बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो मेरा गुप्त कार्य है कुछ, ये सिद्ध होगा कि नहीं ऐसा प्रश्न पूछा किसी ने, ये सीक्रेट है पर होगा कि नहीं मैं तुमको भी नहीं बताना चाहता, सीक्रेट है तो ऐसे ही होगा। तो लग्नेश और चंद्र शुभ होगा दोनों भी, और शुभ ग्रह से मतिशील होना चाहिए और केंद्र के नजदीक होना चाहिए, है ना। तो हम यदि वो अप्लाइंग एस्पेक्ट वगैरह का फॉर्मूला लगा तो शायद वो अपोक्लिप में होना चाहिए, इसी अर्थ से बोल रहे हुए, क्योंकि पहले अपोक्लिप का वर्णन किया है, केंद्र के पहले जस्ट पहले आता है। और लग्न और बार यदि देखे तो जो वो भाव है वो जरा न समझने वाला होता है, इस प्रकार से हो सकता है। तो केंद्र समीप यदि होगा, शुभ ग्रह से मुतशिल भी होगा। लग्नेश और चंद्र दोनों भी शुभ होना, शुभ होना का अर्थ ऐसा है कि चंद्र आप समझ ही गए होंगे कि वो पक्षबली होना, है ना, यानी सूर्य उससे दूर होना चाहिए ताकि उसकी शक्ति कम न हो जाए, यही अर्थ है। इसका मतलब शक्तिशाली चंद्र होना चाहिए। तो शुभ ग्रह से यदि मुझसे शुरू करेंगे केंद्र के समीप रहे तो फिर
वो गुप्त कार्य सिद्ध होता है, ऐसा कहा गया है। अब इसमें यही प्रश्न आता है कि गुप्त कार्य है तो ये अष्टम भाव से कुछ संबंध आना चाहिए भाई, और अष्टम भाव सप्तम भाव से नजदीक है, ऐसा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, मैं आपको बिल्कुल प्रामाणिकता पर, वहां पर 12वां हो जाएगा यदि हम 12वां भाव भी केंद्र के समीप है, तो हम केवल अपोक्लिप ऐसा न समझते हुए केंद्र के नजदीक का भाव और उसका कुछ न कुछ हम क्या बोल सकते हैं, उसको अननोन से संबंध उस भाव का होना चाहिए। ये सभी भाव पे शायद अप्लीकेबल न हो, ऐसा मुझे लगता है, मैं बिल्कुल गलत रह सकता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, तो आप ऐसा मत समझिए कभी कि बाबा वाक्यम प्रमाणम ज्योतिष में नहीं होता। अब आज ही मुझे किसी का आया था, थोड़ा सा मैं कभी कभी विषय से भटक जाते हो आप लोग, मुझे सहन करते हैं, मैं बहुत तक न हो कि पहले संस्कृत के और ज्योतिष दोनों मालूम होने वाला कोई है क्या, कुछ उसको ट्रांसलेशन वगैरह करना है, तो मैं वो बोल रहा था कि देखो, ज्योतिष से मालूम होना भी रहेगा, जो संस्कृत भी ज्ञाता होंगे, तो कभी कभी वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि किसी प्रयोग, किसी शब्द का प्रयोग किस प्रकार से संस्कृत में किया जाता है, वो बहुत बार उसकी गलत भी हम समझ सकते हैं। ये अच्छा उदाहरण है, उसको हम सोचेंगे तो। रिपु विग्रह पूछा है कि शत्रु विग्रह मूर्ति को भी बोलते हैं, मतलब वो किस प्रकार का होगा। नामोच्चारे रिपोर बलि न्यस्ते। गुप्ते च द्वादश पे बलवती वाच्य, इसलिए मैं गुप्त की बात जब भी कर ही रहा था, तो द्वादश को भी वो गुप्त भाव समझ रहे हैं। वाच्यम बलम प्रश्न, तो शत्रु के युद्ध का ही प्रश्न रहेगा, तभी पूछेंगे कि इसका क्या है, ये कैसा है, कौन है मेरा शत्रु वगैरह, युद्ध प्रश्न हो सकता है, युद्ध प्रश्न वहां पे हो। तो वहां पे ट्रांसलेशन में विद्वानों ने उसको युद्ध प्रश्न समझा है। षष्ठ भाव जो है रिपुस्था, तो ये बलि होगा, तो शत्रु बलवान होता है। षष्ठ भाव ये आपको सबको पता है, वो षष्ठ भाव ये रिपु भाव भी है, तो उसका बलवान होना, यहाँ भावों का महत्व आ रहा है भावेश की जगह, तो ख्याल में रखना चाहिए। और अन्य सब बोला है। फिर द्वादश भाव यदि जो है, यदि बलवान होगा, शुभ दृष्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि शुभ दृष्ट के बगैर ग्रह को उसका पूरा असर देता नहीं, ऐसा मेरा मानना है। पहले उन्होंने शुभ ग्रह की दृष्टि की बात की है, हमको पहले उसके जो श्लोक है ना, उसको कभी भी ख्याल में रखना चाहिए, वो जरूरी नहीं आपको बताते रहेंगे, पर लॉजिक से आप समझ जाएंगे। द्वादश यदि शुभ ग्रह से दुष्टों के बलवान भी हो, बलवती कहा ही है उन्होंने, तो आप बोल सकते हैं कि आपके लिए अच्छे परिणाम होंगे। बलम प्रष्टु, क्योंकि प्रष्टु मतलब पूछने वाला, तो इसमें जो पूछने वाला है वो शक्तिशाली होता है। आपको दिख रहा है कि पृच्छक जो लग्न है उसका द्वादश, और सप्तमेश जो आपका प्रतिस्पर्धी है उसका द्वादश, इनमें से कौन बली है, इसमें वो बलवान है या नहीं है सिद्ध हो रहा है ना। षष्ठ भाव के आगे रिपुस्थान है तो क्या है, तो भाई आपका यहाँ पर प्रतिस्पर्धी जो है शत्रु, वहां युद्ध प्रश्न है तो प्रतिस्पर्धी रहते हैं, ऐसे दुश्मन कई बार बाद में दोस्ती भी हो जाती है, पॉलिटिक्स में तो देखते ही रहते हैं कंटिन्यू। तो उसका द्वादश भाव कैसा है, और इसका द्वादश भाव कैसा है, जो शक्तिशाली है तो आपका शत्रु शक्तिशाली होगा तो षष्ठ भाव होगा, तो आपके शत्रु का शत्रु होगा तो उसका षष्ठ भाव 12वां हो जाता, तो फिर आप शक्तिशाली हो गया, शुभ परिणाम लिखा है, पर एक्चुअली वाच्यम बलम प्रष्टु बोला है कि पूछने वाला ही बलवान होता है, मतलब शत्रु कमजोर होता है। अब सहसा हम 12वें भाव को लॉसेस व्यय वगैरह समझते हैं, पर इसीलिए कौन सा संदर्भ है उसमें प्रश्न पे उसी भाव को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है, यही मैं बताने की कोशिश करी, या कम से कम मैं ऐसा समझता हूँ, गलत भी हो सकता है। फिर बोलते शुभ युक्त दृष्टि सद्व्यय योग, अशुभे क्षण योग तो व्यायाम अनर्थात, बहुत आसान है वो, ऐसा भी आप समझ सकते हो। एवं भावेशु अखिले कुह्य सत असत फलम सुधी बुधिया, सुधिया। व्यय शुभ ग्रह से यदि हो गया, युक्त हो गया, तो अच्छे काम में व्यय करेगा,
अशुभ ग्रह से युग हो गया तो, या दुष्ट हो गया तो, बगैर काम से, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा खर्चीला होगा, ऐसे समझे, निरर्थक व्यय बोल सकते हैं, अनर्थात बोला है। या अनर्थ का अर्थ गलत काम भी हो सकता है, पर मुझे लगता है वो निरर्थक व्यय इसी हद से, यानी जिसमें आपको कुछ उसका हम क्या कह सकते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं मिलता, मानसिक या कैसा भी है, प्रयोग करने लायक, तो उसको शायद वो अनर्थात बोलते हैं। और आगे उन्होंने जो बोला वो सबसे महत्व का है, मेरे लिए तो पूरे इसमें एक ही महत्व का श्रेष्ठ है सर। तो एवं भावेशु अखिले पूयम सत असत फलम सुधिया, विद्वान लोगों ने इस प्रकार सभी भावों का शुभाशुभ फल कहना चाहिए। देखो वो फिर से भावों पे ही आ रहा है, आज प्रदीप सर ने बड़ा अच्छा लेक्चर चालू था, भावों पे ही चालू था। तो वो वहां पर बता रहे कि ये सब हमने जो, इसका मतलब ऐसा है कि जो पहले हमने बोला है कि भाई लग्नेश फला रहा है, तो वो भावों की शक्ति वगैरह आपको देखना पड़ेगा, वहां पर शुभ परिणाम हो रहा है या अशुभ, इसको भी देखना पड़ेगा, और फिर उसका सारा सार विचार करके रिलेटिव स्ट्रेंथ देख के बोलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी बोला कि सत्वर हो जाता है, तो सत्वर होता है, जल्दी होता है, ठीक है, पर वहां यदि पापाक्रांत होगा तो क्या होगा। अ, और यदि मित्र दृष्टि से देखा गया तो क्या होगा, यदि शत्रु दृष्टि से, इसको विचार करके, तो इसलिए वो बोलते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति ने सुधिया दिया, यानी ध्यान, ज्ञान ज्ञानी व्यक्ति ऐसा, अच्छी अच्छी बुद्धि वाला, तो बोलते कि इस ये सब विचार करने के बाद फिर अच्छे बुरे फलों की बात करना चाहिए। जो मैं पहले श्लोक में बोल रहा था, वो पारदारिक तो व्यय जब बोल रहे हैं ना, कि भाई इसको सबको विचार कीजिए, क्योंकि ऐसा है, ऐसा योग है, पर वहां पे कोई शुभ ग्रह देख रहा है तो उसका परिणाम बदल जाएगा। अशुभ ग्रह भी है, परंतु वो यदि मित्र दृष्टि से देख रहा होगा तो परिणाम में फर्क आ जाए। इसे खासकर इसको मुझे ऐसा लगता है, जब हम निगेटिव परिणाम बताते हैं ना कभी, या ऐसा हमको लगता है, तो उसको दो तीन जगह टेस्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा याद है, ग्रंथ तो याद नहीं आ रहा कि जहाँ ऐसा बोला था कि भाई यदि कुछ आपको कहीं पर कोई ऋणात्मक परिणाम दिख रहे होंगे, तो उनको तीन जगह उनको कंफर्म करना चाहिए, और तभी बोलिए कि ये ऋणात्मक है। शुभ होगा तो एक जगह भी दिखा तो बता दिया तो हरकत है, क्योंकि उससे किसी को क्षति नहीं, ये उसका अर्थ है। मुझे याद नहीं आ रहा कि आगे में पढ़ा था कहा, तो अभी याददाश्त तो उम्र के हिसाब से आप लोग मुझे माफ करोगे कि थोड़ी सी गड़बड़ तो होगी। तो शायद ये लास्ट स्लाइड होगी, या मेरे को इस पर नंबर लिखना चाहिए, है ना सर? हाँ, अरे वाह, लास्ट लास्ट। लास्ट थी, हाँ। नहीं, ये आदत से जाती थी ना सर, क्या कर कि कहाँ गए? अच्छा, किसी को नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो मेरे ख्याल से अ, उसकी जरा शक्ति वो भी क्षीण हो गया ना सुनते सुनते, अब आ गया। नहीं सर, वो चार्ज लैपटॉप का खत्म होते आया था, वहाँ एनर्जी सेवर दिखा मुझे, तो नहीं, ये उसने भी बोला स्लाइड कि भी अकेली है शायद सर। वो इंडिकेशन ये दे रहा था निमित्त ये स्लाइड कि भी आपने अकेली थी। बहुत दिमाग चाट लिया है इनका, आप चुप हो जाओ मैं। ऐसा कैसे? तो मैं इसको आज शेयर करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न हो या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो, अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा इसलिए जा रहा था सर कि वो निगेटिव आता है ना, तो फिर वो कुछ भी ये लोग पॉइंट कुछ बड़ा भी, वैलिड है सर। ये बहुत पॉइंट बहुत वैलिड है। बहुत जगह मैंने देखा, और बिल्कुल मुझे फिर ऐसे आते हैं बेचारे, और बहुत प्रॉब्लम आ जाते सही बात है सर। हैं एकदम, तो दुखी आदमी को थोड़ा सा और दुखी कर दो तो सत्यानाश कर दिया, तो इसलिए पहले हाँ 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 कंफर्म करो। हाँ, एकदम बस, बिल्कुल, बहुत मंगल अच्छा शुक्र बहुत है अच्छा। बस वो। हाँ, हम्म, कई बार वै, इतना अच्छे लोग रहते हैं, क्योंकि वैसे ही उनकी स्थिति, भाव स्थिति, वैसे ही कमाई के चक्कर में हाँ, जो क्विक टाइप बस बस ज्योतिषी बस, है वो कर रहे हैं। मैं वो बोलना नहीं चाह रहा था, मैंने बोला चाह रहा नहीं, पर दुर्घटना हो वो जाएगी, क्विक पर टाइप है, मैं तो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, सारे के हाँ, सारे अच्छे नहीं है। बिल्कुल क्विक भी सच। बहुत है, सिर्फ हाँ कमाई नहीं, के लिए लगे हुए। हाँ, मुझे भी कई बार लोग बोलते हैं लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैं बोला ऐसा है, किसी को दुखी रखे ना तो लक्ष्मी जरा जल्दी आ जाती है इसके पास में, उसका जो होता होता बेचारे का, बिल्कुल, बाद में तंग करेगी। बहुत बेकार है, तो बुरा लगता है, जी एकदम कुछ तो भी बोल देते हैं। ये जी तो जी जी बिल्कुल। है, इसलिए वो मैंने वो आखिरी का श्लोक बहुत अच्छा है कि भाई इसका सबका विचार कर,
ये भाव की शक्ति क्या है, इन सब फैक्टर्स का विचार करके बाद में आप कहिए। विद्वान ऐसा ही करते हैं। अति उत्तम। तो मैंने सोचा कि भाषण दे ही दो, पर दोनों विद्वान मेरे सामने बैठे तो मैं थोड़े डरते डरते बोल रहा नहीं था। नहीं सर, सुदीप जी भी थे, आप भी मैं थे। तो हटा हुआ ही समझो सर, मैं कहाँ बीच में। मेरे को इस क्या कैटेगरी बात में कर मत रहे शामिल करा करो सर आप। हो? नहीं, नहीं, नहीं। सर ये विद्या में मैं जो तो टिका टिका पी रहा वन वो के विद्वान ही रहता है, मेरा मैं तो मानना है। P1 के स्टूडेंट से भी गया हुआ हूँ सर, नहीं मुझसे भी नहीं, सीखने वो को हो मैं रहा भी है। अभी वैसे ही हूँ आपके, मैं अभी तो नहीं बता नहीं रहा था सर। कि भाई मेरे जी। हिसाब से मैं सीखा और सीखते रहना चाहिए। क्योंकि तो आपके ज्ञान ज्ञान में। इतना सा विस्तृत है वो, कि 18 प्रवर्तक हो गए। ऐसा बोलते हैं कि लक्षम व्याकरणम प्रोक्तम चतुर्लक्षम तो ज्योतिषम, कि बिल्कुल व्याकरण 1 लाख हो गए और 4 लाख उस जमाने में कभी तो मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है वो उतने किताबें नहीं, उतने शायद श्लोक होंगे। सही हो है। सकता है। तो मामूली थोड़ी है सर, तो हम उसको समझे। इसलिए मैंने बोला कि आज दो दो मेरे पे बिल्कुल नजर रखे, पर मैं बोल ही देता हूँ मेरे मन में जो आता है वो, अभी आपको आदत मेरी मालूम हो गई पीसी सर आप ही संभालो। है। इसको संभालना है सर। तो सब तो वैसे संभले हुए हैं। मैं थोड़ा थैंक इसलिए यू सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। ये आदत जो है ना साहब, ये बहुत पुरानी है। हमारी माँ बोलती थी तेरे मन में आता है वो बोल देता है। तो मैं बोला क्यों ना बोलूं। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर, हमारे डैडी बिल्कुल। बोलते थे अच्छा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम और ब्रूयात, ये पर मुझे वादे बोलते सर, थे, ये वादे नहीं मुझे बिल्कुल बोलते थे वादे पर थी। प्रियम प्रियम ब्रूयात भी ख्याल मेरा कभी रब बोल देता है, तो वो थोड़ा वादे कंट्रोल था कर सर। लिया। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो जरूर पूछिए, पर ये आज जो बताया इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको ऐसे सर बहुत विचित्र विचित्र योग दिखेंगे। तो एकदम उसको हमने आज युवा हाँ के ठीक। अंदर आज उनको सबको ओवरडोज मिल गई लगता है, तो सब थके हुए हैं। सर हाँ, पंकज जी कुछ पूछ रहे थे सर। सर जी सर पंकज मेरे जी। सर मेरा एक प्रश्न है, ये जो आपने गुप्त कार्य सिद्ध में जो बताया है ना कि हाँ हाँ मुत्तसिल में केंद्र समीप हो तो सिद्ध होगा, हाँ 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 तो हाँ। इसको अल्टरनेटिवली ये भी कह सकते हैं कि मुत्तसिल केंद्र में ना हो तो शुभ शुभ होगा, तो केंद्र समीप को उसको छोड़कर के सारे केंद्र समीप ही हो जाते हैं। ये देखिए केंद्र का क्या है, हम इवन हम जैसा अपोक्लिमा बोलते हैं, है ना, तो उसको भी हमको विचार करके बोला जाए। देखो, द्वितीय भाव जो है पटफर है, तृतीय भाव जो है वो अपोक्लिमा है, चतुर्थ भाव केंद्र है, यहाँ तक सब ठीक है। हाँ जी। जब ये सप्तम में जाता है तो क्या होता है देखिए, कि अष्टम भाव पटफर हो जाता है। अब ऐसा कहते हैं कि पटफर ये ताकतवर है और अपोक्लिप निर्बल है, पर नवम भाव हो जाता है अपोक्लिप। और नवम हम्म भाव तो हम सबसे शक्तिशाली त्रिकोण देखते हैं, तो इसको कोई सेंस ऑफ प्रोपोर्शन में लेना पड़ेगा। वो केंद्र में इसलिए कि केंद्र से कोई चीज दृश्य हो जाती है, इस अर्थ से आपको उसको समझिए। कोई भी चीज जो दिखती है वो केंद्र से दिखती है। जैसा आपका हमारा शरीर कैसा, वो केंद्र से लग्न से दिखता है ना। आपका मकान है, वो जो दृश्य है वो केंद्र से दिखता है ना। आपका साथीदार कौन है या आपसे इंटरेक्ट करने वाला, वो प्रत्यक्ष दिखता है। ऋषभ भाव आप कौन सा काम कर, वो दिखता है कि इस ऑफिस में जा रहे हैं साहब, वहां काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इसलिए उन्होंने उसको दृश्य बोला, विष्णु स्थान भी बोला हुआ है उसको। तो इस शायद ओके। ये वो बोलते कि केंद्र के समीप हो, केंद्र में ना हो, इसका अर्थ सिंपल है कि केंद्र में नहीं होना चाहिए। हाँ जी। हाँ हाँ। इस अर्थ से यानी इसलिए शायद उन्होंने उसको गुप्त स्थान कहा होगा। 12वां स्थान तो गुप्त है, अष्टम स्थान को गुह्य स्थान ही बोलते हैं। जो चीज हम्म नहीं दिखती वो, हाँ वही बोला जाता है। हम्म। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि 4, 8 और 12 इनको सबको गुह्य स्थान समझना चाहिए, क्योंकि हम चतुर्थ भाव में गड़ा हुआ धन मानते हैं, जो धन छुपा के रखा जाता है ना। हम्म और द्वादश तो वो है जहां हम जाते हैं, इतना मालूम है हमको, पर वो हमको दिखता नहीं है, मोक्ष बोलो जो भी बोलो। तो मुझे लगता है ये 3 स्थानों का ज्यादा महत्व है, पर चतुर्थ वहां नहीं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो इसलिए उन्होंने उस अर्थ में केंद्र से समीप बोला है। मुझे ऐसा ठीक है। लगता है। आप हाँ इसको सोचिए कि देखो ये चारों चीजें दिखने वाली है, या वो देखने से हम समझते हैं कि ये ऐसे है, होंगे नहीं होंगे अलग बात है ना। हम्म है ना। कभी कभी नहीं आपने देखा होगा, बहुत पायस आदमी दिखता है, बाद में समझता है ना। तो वो तो दिखा हुआ है तो ठीक है, सबको दिखता है, पर वो पीछे क्या है वो शायद उसके बाजू के भाव, मे बी आई एम नॉट श्योर। और मुझे हम्म। ऐसा लगता है यही उसका लॉजिक होना चाहिए।
और त्रिकोण जो है ठीक है वो सर। लक्ष्मी जी है, तो वो लक्ष्मी जी अंधेरे में आती है, तो इसलिए शायद उन्होंने गुप्त जो नहीं समझता है। और मुझे अष्टम द्वादश तो पक्का लगता है, क्योंकि वो है ही है ही। ऐसा बोलते हैं कि हम 12वें भाव में जब हमारा सब, हम मेरे समान लोग जब हम हमारी जगह पहुंच जाते हैं, जहाँ भी है नीचे ऊपर है, तो वो जो भी भोगना है वो होके जो बैलेंस बचता है उसके लिए फिर से वापस आते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 12वें स्थान में वो नक्षत्र लोक में रहता है, वहां से फिर वो उसका जन्म जब होता है तो लग्न आ जाता है, ऐसा भी किसी का कहना है। कोई बोलता है कि अष्टम में आप गायब हो जाते हो, यानी आखिर के अपने दिन चलते हो, फिर आपका जो सोल है वो 12वें में जाता है, वही सोल फिर से माता के उदर से चतुर्थ भाव से बाहर। तो इसके अलग अलग ये है, परंतु गुप्त भाव उसी को हम कहते हैं। आपका सपना वगैरह वो सब 12वें भाव में है ना, वो दिखता नहीं है। तो 12वां और अष्टम तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा योग्य होगा। पर मैं जैसा बोलता हूँ ना कि आपके पास जब चार्ट आते हैं ना, तो उसपे उसका प्रयोग करके देखना, और 10 20 50 पे कंटिन्यूस आने लगा तो फिर उसको हम समझ सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। क्योंकि कई बार 3 4 चार्ट में इंसिडेंटली सिमिलर दिखता है, या हम उसको गलत समझ जाते हैं। तो इसके लिए मेरे पे टीका भी होती है, मैं बोलता हूँ 5 50 100 चार्ट होंगे तो फिर देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। तो पर ऐसा कई बार होता है कि एक आधा ग्रह हम देख लेते हैं, उसी के भरोसे बोलना चालू कर देते हैं। तो उसे देखिए क्या होता है, कि क्या वहां से हमें कुछ मिल सकता है। दृश्य चीज कौन सी है, अदृश्य चीज कौन सी है, तो उसमें शायद ऐसा तो अदृश्यार्ध लग्न से सप्तम तक है, पर यहाँ पे वो अलग हो जाता है, वो गुह्य स्थान है, वो ऊपर में नींद है आपकी, है ना, या बेड प्लेजर, ये सब न दिखने वाली चीजें हैं। तो शायद 12 और अष्टम जो है वो उसके बारे में वो इशारा कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। फिर हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं कि 8 से 8वां तीसरा रहता है, इसलिए वो मेरे ख्याल से वो जरा स्ट्रेचिंग ज्यादा हो जाता है, वो भी है केंद्र के पास। अ, पर इस पे विद्वान लोग विचार करें और अपना अपना मत रखें तो मुझे आनंद होगा, क्योंकि ये विचार करते रहना चाहिए कंटिन्यूस हमने, है ना? ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। अब माय प्लेजर। सर एक क्वेश्चन सर मेरा है। हाँ पूछिए ना, कभी सर ये भी। वेरी फर्स्ट स्लाइड में सर एक आपने बताया था, यदि धनेश होकर गुरु शुक्र या बुध नवम एकादश या षष्ठ भाव में स्थित हो तो जातक पुजादी या शुक्र होने से विलासिता में और बुध हाँ होने हाँ से हाँ हाँ, व्यापार में करता उनके है। स्वभाव के हिसाब से, ग्रहों के जो सर स्वभाव मैं मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे अभी तक तो मैंने पढ़ा कि है। 12th हाउस 12th लॉर्ड को से अगर कुछ कनेक्शन बने तो वह होता है। हाँ तो हाँ सर इसका तो चंद्र से है, तो हाँ। सर वह हाउस तो इसमें आया ही नहीं। नहीं देखो बेटा, ऐसा सोचिए कि हमारी जो भी एक्शन होती है ना वो मन से होती जी। है ना। मैं मन में सोचता हूँ फिर शरीर काम करता है, इसलिए ओके। यहाँ चंद्र और लग्न को करीबन सरीका समझा था, पहली बात तो ये। ओके सर। आपने प्रश्न में देखा होगा, शुरू शुरू में जब हमने चालू किया ना, पहले दूसरे इसमें होगा भी कि लग्नेश शशिनोवा, या तो जी। लग्नेश या तो चंद्र, यदि केंद्र में होगा तो अच्छा होगा, वगैरह वगैरह जो भी है ना। तो यहाँ पे चंद्र का बहुत महत्व है, और जो ये है भी चंद्र से ही, क्योंकि मेरे दिमाग में प्रश्न आता है, ठीक है ना, फिर मैं आपको पूछता हूँ, ओके। आपको पूछने के बाद मैं आपके दिमाग में चला जाता हूँ। तो उसमें बोला है कि फिर वो जो उसका उत्तर है, वो जो ज्योतिषी है उसके चित्त से उसका उद्गम होता है उत्तर का। तो प्रश्न शास्त्र में उसका बहुत ज्यादा महत्व है, विचार का, ओके। हाँ मन का। ऐसा भी पुराने जमाने में हमारे महाराष्ट्र में कुंडलियां जब निकालते थे तो नववंश नहीं रहते थे, वो चंद्र लग्न कुंडली और जन्म लग्न कुंडली ऐसी देखते थे। नववंश दक्षिण भारत में उसका बहुत महत्व था। हमारे पिताजी बोलते थे नववंश नहीं है तो देखना भी नहीं कुंडली, वो अलग बात है, परंतु ऐसा देखते थे, क्योंकि मन से ही सब कुछ होता है। मन जड़ है, इंदु सर्वत्र बीजा वो, पूरी कुंडली जो है वो मन पे ही है ना। ओके। क्योंकि देखो कभी कभी बच्चे देखो झगड़ा करते हैं, अपने उसके बड़े फास्ट फ्रेंड से झगड़ा कर लेते हैं, आपने देखा होगा, है ना? तो क्या हुआ भाई, नहीं उस वक्त मेरे को ऐसा लगा,
इतने देर तो तुम बिल्कुल गले में गला डाल के घूम रहे थे, आज क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो इसलिए ये प्रश्न का उसका उद्गम या उसका जो यानी पहले बीज डलना भी मन से आता है, और उसका जो उत्तर आता है वो भी किसी के मन से ही आता है। इसलिए आपको बार बार दिखेगा, बहुत जगह दिखेगा कि लग्ने से शशिनोवा, लग्न, इसीलिए कबूल योग का महत्व है। देखिए वहां भी चंद्र ही आता है। चंद्र यदि इसमें से एक में इत्तेशाल करे तो फिर वो कबूल योग हो जाए, उसकी ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, इसकी क्षमता है। पर ये करेगा क्या, तो शायद मन भी वहां जुड़ गया तो वो करेगा, इस अर्थ से उसको लिया जाता होगा। क्योंकि ये हम केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं बेटा, है ना। जी आप सर। आपकी उम्र मेरे से कम है ना, नहीं तो मैं बेटा बोलता हूँ, फिर आप बोल गए अरे जी बाप रे। सर। यस सर। आई मीन माई वेरी वेरी अर्ली 18, 79 कंप्लीट हो गया होगा। तो नहीं सर, मतलब आई एम अराउंड मुंह 50। से निकल जाता है बेटा, हाँ। वो आदत पड़ गई ना, अब क्या करेंगे। तो मैं पूछ लेता हूँ कई बार कि गड़बड़ तो नहीं हो जाए। तो इसलिए आप मन का, आप प्रश्न मार्ग क्या, बाकी भी है, प्रश्न मार्ग में भी आप देखोगे कि मन का महत्व बहुत है। प्रश्न पे बहुत सारे ग्रंथ है, प्रश्न चूड़ामणि है, समरसार है, बहुत सारे हैं। तो हर जगह चंद्र का, क्योंकि चंद्र से ही एक्शन शुरू होती है। चंद्र तो इरादा दिखाता है, अच्छा बुरा जी जो सर। भी होगा, हाँ। फिर बुद्धि उसको जाने देती है क्या, मन में विचार आने के बाद में कभी बुद्धि हावी हो जाती है, कभी नहीं होती है। तो जब हम बोलते हैं वो अरे हाँ वो गलती से हो गया, तो वो उस वक्त आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, मन काम कर रहा था, है ना। इसलिए देखना आपने, भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि मन को एकाग्र कर, ये इधर उधर भटकते रहता है ना। आपने देखा होगा कि भाई, क्योंकि उसको वो इमोशनल हो गया था, कर्तव्य को भूल गया था, कर्तव्य मालूम होने के बाद भी। तो बुद्धि को कभी भी मन कवर करता है। इसलिए यहाँ पे चंद्र को तो देखते जाए, खासकर चंद्र का कहीं वो दो जो इत्तेशाल कर रहे हैं उनमें एक से चंद्र का भी संबंध आ रहा है क्या, फिर बोलते हैं कि थर्ड पार्टी की मदद होगी, ऐसा कहा जाता है सहसा, है ना। और कोई तीसरा आके ये कार्य करने में मदद करेगा, क्योंकि क्या है कि ये बुद्धि वाला काम हो गया। अब वो मन तो करे, इसका मन भी करना चाहिए, ऐसा हो सकता है। मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, पर आप यदि सोचोगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। अब ऐसा बोलते हैं कि चांद्र वीर्य वीर्य सर्व ग्रहण, चंद्र की जो शक्ति है ये सभी ग्रहों को शक्ति दे देती है ना। हमारे रेगुलर ज्योतिष में भी, या चंद्र के साथ ग्रह आ गया तो वो ग्रह को शक्ति प्राप्त होती है, उसको समागम कहते हैं। सूर्य के साथ ग्रह जाने से ग्रह की शक्ति क्षीण हो जाती है, अस्त बोलते हैं हम उसको। और चंद्र के साथ आने के बाद में ग्रह की शक्ति बढ़ती है, जिसे हम समागम कहा जाता है। वो गुरु, वो अपना गजक केसरी होगा ना, उससे भी संबंध वही है। चंद्र आ जाता है गुरु के साथ, या मंगल के साथ चंद्र आ जाता है, तो आप देखिए ऐसे योग आपको पावरफुल दिखेंगे, है ना। क्योंकि इसको करना है, पर उसके मन ने भी उसी तरफ ले जाना चाहिए, तो फिर मन और बुद्धि यदि एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो सहसा उसके फल ज्यादा अच्छे आएंगे। इस प्रकार से उन्होंने विचार किया होगा, ऐसा मैं एटलीस्ट मेरे उम्र में मैं ऐसा सोचता हूँ। यंग था तो सोचता नहीं था ज्यादा, ये योग है बोल देता था, फिर बाद में ख्याल में आया कि होता नहीं है, तो सोचना चालू किया बेटे, है ना। तो इसलिए मन को बहुत महत्व है, प्रश्न में नहीं ऐसा किया, आप देखिए वो चंचल है। नवम भाव में किसी का चंद्र होगा और उसमें कोई भी अदर एस्पेक्ट ना होगा, तो आपको दिखेगा कई बार उनकी फेथ वेरिएबल रहती है ना? तो ऐसे लोग फिर एक बार इस भगवान के पास, उस बार उस भगवान के पास, एक गुरु के पास वो जाते रहते हैं, है ना। या अथॉरिटी ने कुछ बोला उनको हर वक्त पटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको वो एक, उसका एक वो स्वभाव है, उसको स्थिर करने के लिए कुछ तो भी होना। तो फिर जब ये इच्छा साल होता है उसके साथ जब चल जाता है, फिर वो और ज्यादा अच्छे ढंग से। या जैमिनी में आपने पढ़ा होगा, कुछ योग है वहां बोलते चंद्र दृष्टि निश्चय, ऐसा ऐसा होता है, और इस पे यदि चंद्र की भी दृष्टि होगी तो ऐसा ही होगा। जैमिनी ने भी इसका प्रयोग किया है। आप जैमिनी आप पढ़ी होगी तो देखना, आपको मिल जाएंगे वो योग। तो वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, फिर चंद्र दृष्टि निश्चय, ये यदि चंद्र उसको दिखता तो 100% ऐसा ही होगा। तो हमारे शास्त्र में इसीलिए वो इंदु सर्वत्र पूजा हो, लग्नम च कुसुम प्रभा वगैरह जो बोला जाता है ना, तो मन ही सबकी जड़ है, उसी से एक्शन होती है। और वो ऐसा बोलते हैं कि हमारे जन्म होने के बाद में तब तक तो आत्मा काम करता है,
जन्म होते साथ मन आके उसको पकड़ लेता है और अपने साथ घुमाते रहता है। ऐसा कुछ तुम्हें वर्णन है मेरे ख्याल से। प्रदीप जी को, डॉक्टर साहब को, ब्रिगेडियर साहब को जरूर मालूम होगा कि वो ऐसा वो बोलता है कि अभी तो क्या मैंने ऐसा किया है, इसमें आ गया, अब मैं सीधा रहूंगा, और फिर वो जन्म होता है, मन उसको पकड़ लेता है और उसको लेकर घूमते रहता है। ऐसा ऐसा वर्णन है। तो हमारे शास्त्र में मन का बहुत ज्यादा महत्व है। आप देखिए कई बार अपने जो रेमेडीज है ना, उसमें मननात् त्रायति इति मंत्र, मनन करने से मन की रक्षा करता, उसी को मंत्र कहते हैं, है ना। तो आपको मणि मणि भी जो है वो भी फिर से मन को ही काम करता है। तो इसलिए चंद्र को तो एक बार नजर मार ही लेना कि वो सर, ज्यादा शक्तिशाली होगा तो कई बार इमोशनल भी ज्यादा होता है इंसान। इवन सर प्रश्न कुंडली में भी चंद्रमा को, वो बहुत ताजिक के नियमों में चंद्रमा को ज्यादा वैल्यू दो। बहुत ताजिक के सारे योग में चंद्रमा के बिना काम नहीं चलता। या तो इस साल है चंद्रमा का योग है, चंद्रमा का महत्व दिया गया ताजिक को। वो शक्ति दे देता है, क्योंकि बुद्धि और मन इकट्ठा आ गया। योग क्या है? अब देखिए, आप कभी पढ़ोगे तो वो बोलते हैं कि मन को निग्रह करो, है ना। तो मन निग्रह हो गया तो बुद्धि काम में आती है ना। इसलिए वो सत 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 असत फल की बात कर रहे हैं कि विद्वान लोगों ने सब तरफ से विचार करके फिर अच्छा या बुरा ऐसा फल बोलना चाहिए। इसका मतलब कहीं बुरा दिया भी है तो उसको भी सोचो कि वहां कुछ एक आधा उसको मॉडिफाइंग फैक्टर है क्या। तो मॉडिफाइंग फैक्टर क्या होगा कि दृष्टि शत्रु दृष्टि की जगह से स्नेह दृष्टि हो जाएगी, या कोई शुभ ग्रह देख लेगा, है ना। या वो अस्त और वो यानी उसकी इतनी शक्तिहीन नहीं होगा कि वो कुछ न कर सके ग्रह, यानी वक्र होना या अस्त होना, ये नहीं होगा, है ना। मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार से करना चाहिए। कोई कोई भी 18 प्रवर्तक हो गए मैडम अपने, है ना। तो हर एक का अलग अलग मत रखता है, पर मेरा मत मैं बोलने में तो कभी सकुचाता नहीं हूँ। और आप भी इस पे विचार कीजिए। आई थिंक आपको ख्याल में आ जाएगा वो, है ना। ठीक है। थैंक यू सर। तो आप लोगों का अभी मैं ज्यादा तकलीफ नहीं देता हूँ। और हिंदी सिनेमा बोलते हैं सब मेरे जवान को लगाम दूं। थैंक यू सो मच सर। सर वो कॉमर्शियल सीरियल की तरह है कि फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो अभी तक ठीक है सर। राइट। ओके, बाय। नमस्कार नाम सर। थैंक यू सर। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते नमस्ते थैंक यू सर। नमस्ते। बाय प्लेजर, बाय।